1857, एक ऐसा साल जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि उन गलियों, उन छावनियों और उन जज्बातों को करीब से महसूस करेंगे जिन्होंने एक पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर कर रख दिया था। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा रूप ले लिया। ये सिर्फ धर्म का अपमान नहीं, हमारी इज्जत का भी सवाल है। सिपाही अब्दुल रहीम खान के ये शब्द, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये असल में उस दौर की धड़कन है। जरा सोचिए, जब किसी के आत्मसम्मान को लगातार कुचला जा रहा हो तो वो गुस्सा कैसे सुलगता है। इस एक वाक्य ने पूरे विद्रोह की बुनियाद रख दी थी। ये लड़ाई सिर्फ नीतियों के खिलाफ नहीं थी, ये वजूद की लड़ाई थी। तो बात है अध्याय 1 की, छावनियों में सुलगती आग। सन 1857 का वो समय, भारत की धरती पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साया बहुत गहरा चुका था। गांवों में एक बहुत ही अजीब और डरावना सन्नाटा पसरा था। शहरों में बेचैनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा अगर कहीं खौल रहा था तो वो था सैनिक छावनियों के अंदर। बाहर से देखने पर बिल्कुल कड़ा अनुशासन दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक साथ पल रही थी। एक तरफ दिल्ली की पुरानी गलियों में लाल किले के अंदर भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उम्र ढल चुकी है, थके हुए हैं और बस कागज पर अपनी उदास शायरी लिख रहे हैं। एक डूबते हुए साम्राज्य की थकान। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मेरठ में एक जवान सिपाही अब्दुल रहीम खान, उसकी आंखों में गजब का गुस्सा है और उसके सामने रखी है एक नई एनफील्ड राइफल। एक तरफ थका हुआ अतीत और दूसरी तरफ उबलता हुआ वर्तमान। इस बेचैनी को जिस चीज ने एकदम से विस्फोट में बदल दिया, वो थी ये नई एनफील्ड राइफल। अफवाह फैल गई थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। रहीम और उसके दोस्त रामप्रसाद तिवारी के लिए ये बात सिर्फ धर्म की नहीं थी। रामप्रसाद का वो सवाल कि अगर सच में चर्बी वाले हुए तो, और रहीम का जवाब, ये वो एहसास था कि उनके विश्वास के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। यही वो असल कारण बना जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। इसी बीच एक बुजुर्ग मौलवी करीमुद्दीन ने पूरी स्थिति को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उनका कहना था कि अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं ले रहे हैं, वो हमारी पहचान मिटा रहे हैं। इस एक सोच ने ना सिपाहियों के गुस्से को एक बहुत बड़ी दिशा दे दी। ये अब महज जमीन छीनने या राइफल का मुद्दा रहा ही नहीं था, ये पहचान बचाने की एक जीवन मरण वाली लड़ाई बन चुकी थी। अब जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 85। छावनी में इतनी बेचैनी थी और इसी बीच ब्रिटिश अधिकारियों ने महज कारतूस लेने से इनकार करने पर 85 सिपाहियों को मुजरिम ठहराकर सीधे कैद कर लिया। बस यहीं वो बची खुची शांति हमेशा के लिए टूट गई। ये वो चोट थी जिसे सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सके। रहीम ने अपनी दोस्त से बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई अब वक्त आ गया है, जीत मिलेगी या हार ये बाद की बात है, लेकिन अब लड़ना जरूरी है। अध्याय 2, 10 मई मेरठ का विद्रोह। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, 10 मई 1857। ये वो तारीख है जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सच में खून और आग से लिख दिया। ये वो पॉइंट था जहां से अब पीछे मुड़कर देखने का कोई भी रास्ता बचा ही नहीं था। अब इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। शाम होते होते मेरठ की छावनी में भयानक विद्रोह फूट पड़ा। हर तरफ बंदूकें चलने लगी, तलवारें चमक उठी। रहीम, जिसके हाथ पहली बार अंग्रेज कप्तान पर हमला करते वक्त कांपे थे, अब उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत था। पूरी रात भयंकर लड़ाई चली और सुबह की पहली किरण आते आते ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं थी, ये एक पक्के मकसद के साथ आगे बढ़ती सेना थी और उन्होंने सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। मेरठ की सड़कों पर गूंजते नारों को अगर हम सुने तो एक गजब की सच्चाई सामने आती है। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ एक ही आवाज में लग रहे थे। हिंदू और मुसलमान सिपाही रहीम और रामप्रसाद की तरह बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उनका लक्ष्य अलग नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत की आजादी। ये एक ऐसी एकता थी जिसका ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने सबसे बुरे सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। अध्याय 3, दिल्ली का नया नेता। जब ये विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची तो लाल किले में हड़कंप मच गया।
अब इस पूरे आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसे नेतृत्व की जो इस बगावत को एक सही मायने में वैध क्रांति बना सके, और वो चेहरा उन्हें आखिरी मुगल बादशाह में नजर आया। सोचिए, ये कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। युवा, जोश और गुस्से से भरे सिपाही एक बूढ़े, कमजोर और कविताएं लिखने वाले बादशाह के सामने खड़े हैं। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, हिंदुस्तान आपको अपना सरदार मानता है। जफर जाहिर तौर पर हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं और लड़ाई तो जवानों का काम है। एक तरफ उबलता हुआ जोश खड़ा था और दूसरी तरफ एक झिझकता हुआ अतीत। लेकिन इस हिचकिचाहट को तोड़ा बरेली से आए अनुभवी योद्धा बख्त खान की दमदार आवाज ने। उन्होंने कहा, ताज सिर्फ सिर पर रखने के लिए नहीं होता, कभी कभी उसे बचाने के लिए खून भी बहाना पड़ता है। ये तर्क इतना शक्तिशाली था कि जफर को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास हो गया। वो समझ गए कि अगर हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है तो वो पीछे नहीं हट सकते। उनके हाँ कहते ही पूरी भीड़ में जैसे एक नई जान आ गई। अध्याय 4, देश भर में फैलती क्रांति। जैसे ही दिल्ली इस क्रांति का केंद्र बनी और जफर ने नेतृत्व स्वीकारा, इसकी गूंज पूरे उत्तर भारत में किसी बिजली की तरह दौड़ गई। दिल्ली से उठी इस लहर ने जगह जगह सोए हुए असंतोष को जगा दिया। अब ये बात सिर्फ मेरठ या दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई थी। जैसे जैसे इस क्रांति ने अपना रूप लिया, इसका भौगोलिक विस्तार और नेतृत्व देखने लायक था। इस सूची पर अगर हम नजर डालें, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनकी आवाज में ऐसी आग थी कि लोग बस उनके पीछे चल पड़े। बिहार में कुंवर सिंह अपनी सेना तैयार कर रहे थे और अवध में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा संभाले हुए थी। नेता अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन निशाना सबका एक ही था। लखनऊ से आई बेगम हजरत महल की इस ललकार को समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ नवाबों की नहीं, हर हिंदुस्तानी की है। ये वाक्य इस बात का पक्का सबूत है कि ये अब सिर्फ कुछ सैनिकों का विद्रोह या नवाबों की अपनी गद्दी बचाने की लड़ाई नहीं थी। ये सच में एक जन क्रांति बन चुकी थी। रहीम ने जब ये खबर सुनी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। अध्याय 5, गद्दार और तोपों की गूंज। देखिए, हर कहानी की तरह यहाँ भी एक दूसरा और ज्यादा खौफनाक पहलू है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। शुरुआती झटके से उभरने के बाद उन्होंने अपनी बहुत ही क्रूर, ठंडी और सोची समझी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। उनकी जवाबी रणनीति एकदम दमघोटू थी। बाहर से पूरी दिल्ली की घेराबंदी, भारी तोपों की तैनाती और शहर का सारा खाना पानी बंद कर देना। लेकिन जो सबसे खतरनाक दाव उन्होंने चला वो था शहर के भीतर जासूसों और खबरियों को घुसाना। उन्होंने तय कर लिया था कि इस क्रांति को सिर्फ बाहर से तोपों से नहीं उड़ाना है, बल्कि अंदर से खोखला भी करना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर होता है या अंदर? इतिहास बार बार इसका एक ही जवाब देता है। एक रात रहीम को जब भनक लगी कि शहर में गद्दार हैं जो चंद पैसों के लिए अपने ही लोगों का सौदा कर रहे हैं, तो उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा खतरा वो भारी तोपें नहीं थी जो शहर के बाहर तैनात थी। सबसे बड़ा खतरा वो लोग थे जो शहर के अंदर बैठकर अपनों की ही पीठ में खंजर घोंप रहे थे। लेकिन गद्दारी के उस घने अंधेरे के बीच भी एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली तस्वीर पनप रही थी। लाल किले की प्राचीर से जब रहीम ने नीचे देखा तो उसे हजारों लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब बिल्कुल एक साथ खड़े नजर आए। ये कोई मामूली भीड़ नहीं थी, ये भारत की आत्मा थी। उन गद्दारों के विश्वासघात के सामने यही वो शुद्ध एकता थी जो हिंदुस्तान की असली ताकत थी। और सच कहें तो यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम सबक भी है। पर शांति के ये पल बहुत देर तक टिकने वाले नहीं थे। ठीक अगले ही दिन वो हुआ जिसका डर था। ब्रिटिश सेना की पहली तोप का गोला दिल्ली पर आ गिरा और इसके साथ ही दिल्ली का वो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रहीम, राम प्रसाद और उन जैसे लाखों लोगों की जिंदगियां अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या अपनों के धोखे और एक इतने विशाल साम्राज्य की तोपों के सामने खून से सींची गई ये नई नवेली एकता टिक पाएगी? क्या आजादी की ये पहली चिंगारी कोई ऐसी आग बन पाएगी जिसे कभी बुझाया ना जा सके? ये इतिहास के सबसे गहरे पन्नों में से एक है। आज के इस विश्लेषण में राम प्रसाद की चिता की आग,
अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली की हवा अचानक बहुत भारी हो गई। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं भाग 3 की, गद्दारी, दिल्ली का पतन और रहीम की प्रतिज्ञा। लाल किले में हर तरफ पहरा बढ़ा दिया गया था, हर चेहरे पर शक था, हर आहट पर निगाह, क्योंकि एक बात तो साफ हो चुकी थी कि दुश्मन सिर्फ किले के बाहर नहीं है, वो भीतर भी मौजूद है। अब जरा उस रात के बारे में सोचिए। अब्दुल रहीम पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बस राम प्रसाद की आखिरी आवाज गूंज रही थी, लड़ाई मत रोकना। यही वो शब्द थे जिन्होंने आगे होने वाले हर घटनाक्रम के लिए एक बहुत ही गहरी और जज्बाती नींव रख दी थी। एक ऐसा तनाव बन गया था जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, लाल किले में गद्दारी। तो होता क्या है कि अगली ही सुबह रहीम को फौरन बुलाया जाता है। किले के अंदर एक बहुत ही गुप्त और इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहां बहादुर शाह जफर, बख्त खान और मौलवी अहमदुल्ला शाह बैठे थे। टेंशन तब एकदम आसमान छू गए जब बख्त खान एक पकड़े गए जासूस को घसीटकर सामने लाए। और पता है वो कौन था? यूसुफ, जिसे यशी अभी भी कहते थे। वो दिल्ली का ही एक व्यापारी था जो अक्सर किले में रसद लेकर आता था। रहीम ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसके पास से अंग्रेजों को भेजने के लिए बनाए गए किले के कुछ बेहद अहम नक्शे मिले थे। अब यहाँ आकर ना इस पूरी क्रांति की नैतिक उलझनें खुलकर सामने आ जाती हैं। एक तरफ यूसुफ है जो रोते हुए, कांपते हुए बता रहा है कि अंग्रेजों ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मजबूरी में उससे ये गद्दारी हुई। लेकिन दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर बहुत ही शांत लेकिन कठोर शब्दों में एक बात कहते हैं, डर इंसान को कमजोर करता है लेकिन गद्दारी उसे गिरा देती है। मतलब मजबूरी अपनी जगह है लेकिन धोखा सिर्फ तबाही लाता है। और इसी तबाही की तरफ ले जाता है हमारा दूसरा अध्याय, दिल्ली पर भीषण हमला। यूसुफ को तो कैद कर लिया गया लेकिन असल नुकसान हो चुका था। दुश्मनों को लाल किले की हर कमजोरी का सटीक पता चल गया था। और फिर अंग्रेजों ने अपनी तोपों की गिनती अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी। आप सोचिए, दिन के उजाले में शहर की दीवारों पर लगातार बिना रोके बमबारी हो रही है, दीवारें टूट रही हैं। और फिर रात के अंधेरे में हमारे भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर उन टूटी दीवारों को वापस खड़ा कर रहे हैं। ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक तरफ हथियारों की भारी ताकत थी तो दूसरी तरफ इंसानी जज्बे का कभी न टूटने वाला चक्र। इधर रहीम अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। राम प्रसाद की मौत के बाद उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। ऐसे वक्त में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उसे एक बहुत गहरी सलाह दी। उन्होंने कहा, गुस्सा तलवार को तेज जरूर बनाता है लेकिन अगर वही गुस्सा दिमाग पर चढ़ जाए तो आदमी हार जाता है। उन्होंने रहीम को समझाया कि उसका ये गुस्सा किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि उस पूरी जुल्मी सत्ता पर निकलना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे अध्याय की, राम प्रसाद का प्रतिशोध। ठीक 3 दिन बाद हालात पूरी तरह बदल गए। अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा और सबसे भयंकर हमला बोल दिया। तोपों की उस बारिश से पूरी दिल्ली हिल गई। दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और शहर की गलियों में एक खूनी जंग छिड़ गई। इसी अफरा तफरी और भयानक लड़ाई के बीच रहीम लड़ते लड़ते अचानक उस चेहरे के सामने आ जाता है जिसकी उसे तलाश थी, कैप्टन विलियम्स। हाँ, ये वही अंग्रेज अफसर था जिसने राम प्रसाद को गोली मारी थी। फिर जो दोनों के बीच की टक्कर हुई ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तलवारें टकरा रही थी। विलियम्स बहुत ही तेज और माहिर साबित हो रहा था। एक बार सीधा रहीम के कंधे पर लगा और खून बहने लगा। लेकिन पता है, उस दर्द ने रहीम को कमजोर नहीं किया बल्कि उसका गुस्सा और भड़का दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा वार किया कि विलियम्स के हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। और फिर जमीन पर गिरे विलियम्स की आंखों में देखते हुए रहीम ने अपना आखिरी और घातक वार किया। राम प्रसाद का बदला पूरा हुआ। लेकिन ये जीत बहुत छोटी थी। हमारा चौथा अध्याय है, दिल्ली का पतन। देखिए, रहीम ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो जीत ली थी लेकिन कड़वा सच ये था कि अंग्रेजों की भारी फौज और उनके हथियारों के आगे दिल्ली अब हाथ से फिसलती जा रही थी। हर गली में दुश्मन बढ़ रहे थे। लाल किले के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। बात यहाँ तक आ गई कि बहादुर शाह जफर को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी होने लगी। और उस वक्त जफर ने जो कहा वो दिल चीर देने वाला था, ये शहर मेरी रूह है। उन्होंने शुरुआत में अपनी इस प्यारी दिल्ली और लाल किले को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उनका इस शहर से जुड़ाव बहुत गहरा था। तभी बख्त खान वहाँ एक बहुत ही रणनीतिक बात कहते हैं। उन्होंने आदेश दिया, पीछे हटो, सेना बचाओ, युद्ध शहर से नहीं इरादे से जीता जाता है।
रहीम और बाकी सभी सैनिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेकिन जरूरी सबक था। कभी कभी ना क्रांति को जिंदा रखने के लिए आपको पीछे हटना पड़ता है, और पीछे हटने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं होता। इसी के साथ हम आते हैं 5वें अध्याय पर, क्रांति की नई शपथ। रात के उस घने अंधेरे में क्रांतिकारी शहर छोड़कर बाहर निकलने लगे। पीछे मुड़कर अपनी जलती हुई खून से रंगी दिल्ली को देखना, आप सोच सकते हैं कि वो कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन उस गहरी मायूसी को तुरंत चीरते हुए मौलवी अहमदुल्ला शाह और बख्त खान की आवाज गूंजी, दिल्ली गिर गई है लेकिन क्रांति नहीं। ये इस बात का एकदम साफ ऐलान था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस इसका मैदान बदल गया है। अब ये संघर्ष सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों, कस्बों और जंगलों तक फैलेगा। खुले आसमान के नीचे रहीम ने अपनी खून से सनी तलवार निकाली और एक बहुत ही सख्त कसम खाई, जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी सांस, मेरा खून, मेरी तलवार, सब इस मिट्टी के नाम। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक सैनिक की आवाज नहीं थी, उस रात वहां मौजूद हर एक क्रांतिकारी ने यही सामूहिक शपथ ली थी। छठा और अंतिम अध्याय, आगे की लड़ाई। उसी रात ना कुछ संदेशवाहक वहां पहुंचे जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत ही कमाल की खबरें लेकर आए थे। दिल्ली का पतन कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो वो भयंकर चिंगारी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में प्रतिरोध के नए मोर्चे खोल दिए थे। अवध में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के सामने चट्टान की तरह डटी हुई थी। कानपुर के मोर्चे की पूरी कमान नाना साहिब ने संभाली थी, और उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एक आर पार की जंग की तैयारी कर रही थी। मतलब अब लड़ाई हर दिशा में फैल चुकी थी। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दिल्ली सिर्फ एक शुरुआत थी, तो आजादी की असली कीमत आखिर क्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली जीत का मतलब क्या होता है, और आने वाले वक्त में इन क्रांतिकारियों को अभी और कितने बड़े बलिदान देने बाकी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी साहस और उस जबरदस्त संकल्प की है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस